फ्रॉम $22 बिलियन टू $5 बिलियन। ये है कहानी इंडिया के मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बायजूस की। वो बायजूस जिसका रेवेन्यू 2400 करोड़ है बट लॉसेस 4500 करोड़। वो बायजूस जो अपनी गलत मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से रोज गाली खाता है। वो बायजूस जो किसी ना किसी वजह से रोज न्यूज में रहता है। बट इज दिस द एंड ऑफ बायजूस? पर यार बायजूस की ये हालत हुई कैसे? व्हाइट हैट जूनियर की वजह से, या फिर जो इनकी एम्प्लॉयज की वीडियोस आए दिन देखने को मिलती है उनकी वजह से, या फिर प्रदीप पुनिया और कई कस्टमर्स ने इनसे बेवकूफ बनने के लिए मना कर दी? जो भी हो, आइए जानते हैं। 2011 में बायजू रविंद्रन थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड इसी के अंडर आगे चल के बायजूस एक ब्रांड बनता है। मतलब आज भी बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस टाइम इंडिया में ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत नया था and Byju's was probably one of the only few companies doing this। हाँ, YouTube था उस टाइम पे भी, बट क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोगों के मन में ऑनलाइन एजुकेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है ये सिर्फ एक मजाक था। बायजूस ने कुछ साल बाद जब अपना ऐप लॉन्च किया तो इट वाज अ बिग हिट, क्योंकि बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट्स घर बैठे क्लियर हो रहे थे, डाउट सॉल्व हो रहे थे। बायजूस उस टाइम कुछ दिनों का फ्री ट्रायल देता था एंड बाद में उन बच्चों के पेरेंट्स को पेड सब्सक्रिप्शन के लिए फोर्स करता था। अगर आपने भी उस टाइम पे बायजूस का ऐप कभी यूज किया होगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपने एक भी वीडियो बायजूस के ऐप पे देख ली, अगले दिन आपके पेरेंट्स को बायजूस के काउंसलर्स का फोन आ जाएगा एंड वो उन्हें कन्विंस करेंगे कि आपके बच्चे के लिए हमारी टैबलेट और हमारे एसडी कार्ड में जो स्टडी मटेरियल है वो अमृत का काम करेंगे। इनफैक्ट वो मीटिंग भी फिक्स कर लेते थे पेरेंट्स और बच्चों के साथ एंड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते थे उस मीटिंग में। अब अगर बच्चे ने सही सही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, गलत आंसर्स दिए, तो फिर वो पेरेंट्स को ये सपना बेचते थे कि हमारे टैबलेट और एसडी कार्ड के स्टडी मटेरियल से आपका बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। बट अगर बच्चे ने आंसर सही सही दिए उनके सवालों के, तो वो पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि अगर आप हमारी टैबलेट से अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अपने स्कूल में एंड आगे चलकर आईएएस और न जाने क्या क्या बन पाएगा। हम इंडियंस ना काफ़ी इमोशनल होते हैं एंड हमारे इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाया बायजूस ने। उनके काउंसलर्स ने पेरेंट्स को ऐसे डराया कि अगर आपका बच्चा हमारी टैबलेट से नहीं पढ़ेगा तो वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा। एंड एक इंडियन पेरेंट के लिए उसके बच्चे का फ्यूचर, उसकी एजुकेशन की अटमोस्ट प्रायोरिटी होते हैं। इसी का नतीजा होता था कि एक 5-6 हज़ार की टैबलेट और इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल स्टडी मटेरियल पेरेंट्स 60-70 हज़ार की सब्सक्रिप्शन में खरीद लेते थे। आप खुद सोचो, कभी देखा है किसी 10-11 साल के बच्चे को आईएएस और जेई की प्रेपरेशंस करते हुए? एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बच्चा सही टाइम आने पे जब 20 साल का होगा तब वो आईएएस नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10 साल पहले उसकी फाउंडेशन ही गलत रखी गई थी। बायजूस नेवर अंडरस्टूड कि हर चीज का एक सही टाइम होता है एंड इनके काउंसलर्स भी पेरेंट्स को यही ब्रेन वॉश करते थे कि अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आगे चलकर कुछ कर पाए तो आपको आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा एंड हमारी टैबलेट लेनी पड़ेगी। बट ये सही हो या गलत, बायजूस ऐसे ही हजारों लाखों घरों तक पहुंचा एंड टैबलेट्स बेच बेच के, एसडी कार्ड्स बेच बेच के, इन्वेस्टर्स का पैसा ले लेके एंड द एंड ऑफ द डे वो $22 बिलियन की कंपनी बन गया। बट इस नंबर की रियलिटी के बारे में भी आगे बात करेंगे। जब 2020 में कोविड आया तब बायजूस की सोना चांदी हीरे सब लग गए। बायजूस का मेन बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट दिस इज व्हेन बायजूस टुक अ डिसीजन जिनसे उनकी सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। लॉकडाउन में ना घर बैठे बैठे पेरेंट्स के मन में आया कि कैसा हो अगर हमारा 10 साल का बच्चा कोडिंग सीखे। सेम टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एनईपी 2020 अनाउंस कर दी, जिसमें छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात की गई। एंड अगेन गवर्नमेंट ने भी हाइप हाइप में कह दिया कोडिंग सिखाएंगे, बट इन रियलिटी आज की डेट में किसी स्कूल में 5-6 साल 10 साल के बच्चों को कोडिंग नहीं सिखाई जाती है एंड कभी सिखाई भी नहीं जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि किसी 10-11 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाई जाए। बट बायजूस ने अगेन इस बात का फायदा उठाया। 2020 जुलाई में उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर नाम की एक कंपनी को $300 मिलियन में एक्वायर कर लिया। तब तक व्हाइट हैट जूनियर वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी जो छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाती थी। अब इनकी कोडिंग की रियलिटी के बारे में भी आगे बात करेंगे। आई एम श्योर आपने जरूर व्हाइट हैट की सुपर इरिटेटिंग एड्स देखी होंगी टीवी पे एंड इंस्टाग्राम पे, बट फॉर समवन जो खुद टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एड्स देखी होंगी टीवी पे
एंड इंस्टाग्राम पे, बट फॉर समवन जो खुद टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसे समझ में आ जाएगा ये एड्स देखकर कि ये बच्चों को कोडिंग के नाम पर क्या सिखा रहे हैं। ऐसे ही एक इंसान थे प्रदीप पूनिया, जो खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो बायजूस की और वाइट हैट की एंड इनकी कोडिंग क्लासेस की रियलिटी हर इंसान तक पहुंचाएंगे। वाइट हैट तब काफी मिसलीडिंग एड्स रन करता था। उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया हुआ था वुल्फ गुप्ता, जिसने 8 साल की उम्र में कोडिंग सीखी एंड गूगल में एज एन एआई इंजीनियर 108 करोड़ की जॉब ली। अब प्रॉब्लम थी कि हर एड में इसकी एज और सैलरी डिफरेंट होती थी। यही गलत एड्स की रियलिटी प्रदीप पूनिया ने ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाई। एंड 2020-21 में प्रदीप पूनिया ने एक बच्चे के साथ एक फ्री ट्रायल क्लास बुक की वाइट हैट जूनियर पे। एंड जब उन्होंने कुछ बेसिक सिंपल कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे इनकी कोडिंग टीचर से, तो जो जवाब आके से सुनने को मिले हैं उस टीचर के द्वारा, वो सुन के सारा इंटरनेट हंस के पागल हो गया जब वो वीडियो बाद में सामने आई। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया कि वाइट हैट जूनियर वालों की टीचर्स को जो क्लेम करते हैं कि वो बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, उन्हें खुद कोडिंग नहीं आती है, बट वो फिर भी सिखा रहे हैं। चलो मैं एनरोल कर दूं, आई गारंटी यू आई विल एनरोल। आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। ठीक है, सो दिस जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है। हाँ। और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैम? सर क्या मतलब होता है इसका? अब इस सब के बाद बायजूस ने प्रदीप पूनिया पे डेफेमेशन का केस कर दिया था, जो इवेंचुअली कुछ टाइम बाद विड्रॉ कर लिया था। बट प्रदीप का जो प्राइमरी मिशन था लोगों तक इनकी रियलिटी पहुंचाना, उसमें वो सफल हुए। वाइट हैट वालों की एक एड के अंदर बोलते थे ये कोडिंग सीखो दुनिया बदलो। अब बेसिकली 60-70 हज़ार के कोर्स के बाद भी आपके बच्चों को ये कोई पाइथन जावा नहीं सिखाते थे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते थे। अगर पता हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में आपको कोई असली कोडिंग नहीं करनी होती है, सब कुछ ऑलरेडी स्क्रीन पे पड़ा हुआ होता है। आपको सिर्फ जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है कोई बच्चा, आपने सिर्फ वो चीज़ें सामने लेके आनी है स्क्रीन में एंड उनको लाइन वाइज लगा देना है। देन सिस्टम अपने आप एक कोड जनरेट करेगा एंड उस कोड को रन करके एक बेसिक सी गेम बन जाएगी। एंड ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी बच्चा खुद नहीं करता था। कई वीडियोस ऐसी भी हैं यूट्यूब पे जहां इनके टीचर्स बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं कि बच्चा अब वो लाल रंग का वो उठा के यहाँ लेके आओ, अब वो पेड़ उठा के यहाँ लेके आओ, एंड देन बच्चे को एक सर्टिफाइड गेम डेवलपर का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। अब पेरेंट्स भी खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनका बच्चा काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगा जो उसको इतनी छोटी उम्र में सर्टिफाइड गेम डेवलपर का टैग लग गया। बट इन रियलिटी उस बच्चे को शायद अभी जावा पाइथन के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं। ऐसे कई वाइट हैट के सो कॉल्ड गेम डेवलपर्स मिल जाएंगे आपको इनकी वेबसाइट पे और इनके यूट्यूब चैनल पे। बायजूस ने कई सारे अवार्ड्स भी दिए हैं इन बच्चों को। बट जैसे जैसे लोगों तक इन क्लासेस की रियलिटी पहुंची एंड स्कूल्स रीओपन होना शुरू हुए, वैसे ही पेरेंट्स के मन से ये कोडिंग का भूत भी उतर गया एंड वाइट हैट के कस्टमर्स, सेल्स और रेवेन्यू सब गिर गया। इस साल फरवरी में ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि बायजूस वाइट हैट जूनियर को बंद करने का सोच रहा है। अब वाइट हैट लोगों के मन से अभी निकला ही नहीं था कि इंटरनेट पे बायजूस के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वीडियो सामने आ गई। ऐसी कई वीडियोस और ऑडियो सामने आई जिनमें इन बेचारे एम्प्लॉयज को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, एब्यूज किया जा रहा है एंड उनसे बार बार उनके सीनियर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मेहनत से, वी जस्ट वांट दी सेल्स नंबर, कि तुमने कितने बच्चों को ये टैबलेट्स और मेमोरी कार्ड्स बेचे हैं। सर एक मिनट प्लीज। नहीं सर, नो, आपको बात करनी है, आपके भी नहीं बात सर, करनी हम है। सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? आपका प्रॉब्लम जो है नहीं वो सर, तभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं नहीं, सोम सर नहीं से सर। खाली नहीं है उसका। और हम ही पे खाली नहीं कि हम सोम सर से बात करने हैं। सोम सर डीपी है बायजूस की, मेरे नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया के। ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ही इज नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट। सर वी केम फ्रॉम जेई कैंप पे, फ्रॉम गेटवे सेगमेंट, राइट? हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें मीन्स हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। हमें अमितेश सर से हमें भी सपोर्ट मिला। नो सर, आई विल नॉट कम इन केबिन, आई विल कम कन्फ्रंट इन हियर इटसेल्फ। मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिला सर। नहीं सर, सपोर्ट मिला बट हमें नहीं मिला। क्या हुआ सर, ले ऑफ हम हो रहे हैं, हमें एचआरएफ में क्या मिलता है? 2000 रुपीज।
Yes, sir. I'm screaming because I'm going mad. No, sir. Because everyone is not listening here. हम अमोल सर से टेबल में बात किए, हम प्रियंका से बात किए, सोनू से बात किए, क्या मिला मुझे? सर, आपसे बात करने का कोई मौका मिला? कॉल आपको दिखा है? मैसेज दिखा है? Sorry. Silence. I'll come. No, sir. नहीं सॉरी फॉर बीइंग अ बट इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी इन एम्प्लॉयज को इनकी सैलरीज कई महीनों तक नहीं मिलती थी। एंड अभी रिसेंटली जो ये टेक ले ऑफ हुए हैं, इनमें बायजूस ने भी मोर देन 1000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था। और सैलरीज की बात तो छोड़ो, बायजूस ने जो इनसे इनका ईपीएफ डिडक्ट किया था वो भी इन्होंने सरकार को डिपॉजिट नहीं किया। अब रिसेंटली जब ये बात सोशल मीडिया पे आई तब पब्लिक प्रेशर की वजह से 1 साल पुराना ईपीएफ इन्होंने अब जुलाई में डिपॉजिट किया है। देन पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा इन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया था। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कई महीनों के डिले के बाद एक नोटिस भेजा है जिसमें इनसे कहा गया कि आपको अपना डेटा रिलीज करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। डेटा रिलीज किया बट फिर बहाना मैनेजमेंट ने ये दिया कि हमारे ऑडिटर डेलॉयट ने हमारे रेवेन्यू डेटा को अप्रूव नहीं किया था। बेसिकली बायजूस ने अपने इन्वेस्टर्स और पब्लिक को खुश करने के लिए अपना रेवेन्यू डेटा कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेट कर दिया था। बेसिकली सी क्या होता है कि बायजूस का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इनकी टैबलेट से और जो SD कार्ड्स ये बेचते हैं उनसे। अब इनकी सब्सक्रिप्शन का चार्ज मोस्टली 60 to 70,000 होता है, पर लोग ये पूरी अमाउंट एक बार में पे नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग EMIs में पे करते हैं। मतलब कस्टमर ने आज सिर्फ 10,000 रुपये पे किए हैं बायजूस को एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट फ्यूचर में होपफुली पे करेगा। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पे करेगा। ये मे बी कस्टमर पहले ही सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दे या पेमेंट डिफॉल्ट कर दे। बट बायजूस ने जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसे भी अपने आज के रेवेन्यू में जोड़ा है। मतलब चाहे उसे 10,000 रुपये की कस्टमर से मिले वो फिर भी कस्टमर की जो टोटल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 60,000 वो पूरा 60,000 अपने रेवेन्यू में ऐड करेगा। यही बात इनके ऑडिटर डेलॉयट को पसंद नहीं आई कि जो पैसा तुम्हें अभी मिला ही नहीं है, फ्यूचर में मिलने की उम्मीद है, वो तो आज अपने फाइनेंशियल डेटा में कैसे ऐड कर रहे हो। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बायजूस के इन्वेस्टर्स का भरोसा बायजूस से अब उठने लगा है। एंड जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो वैल्यूएशन तो गिरेगी। अब तक बायजूस सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे पे टिका हुआ था क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका कभी था ही नहीं। एंड अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बायजूस की बिगेस्ट एक्विजिशन आकाश भी इनके हाथ से अब फिसलने वाली है। बायजूस जगह जगह लोन मांगता फिर रहा है आकाश को बचाने के लिए। खैर आकाश पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इट्स टाइम दैट स्टार्टअप स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर इंस्टेड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज जब एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स दोनों खुश होंगे तभी एक सस्टेनेबल बिजनेस बन पाएगा। थैंक यू।